हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हो? क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? क्या मैं दिख रहा हूँ सभी को? मेरी आवाज सभी को ऑडिबल है? क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया सर, बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। मस्त। एमटीएस, सॉरी, प्रेजेंट। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया सर, बढ़िया। चलो, क्या हाल है ना? बढ़िया ही होंगे। तो शुरू कर देते हैं फिर क्लास। और कुछ बताना है तो बता सकते हो। ठंड कैसे पड़ रही है पंजाब में? बढ़िया पड़ रही है? मजा आ रहा है कि सजा आ रहा है सर? ठंड यहाँ तो, जहां मैं रहता हूँ वहां तो ठंड पड़ रही है सर, है ना? यहाँ ठंड पड़ती नहीं है, फिर भी ठंड पड़नी चालू हो गई है। आपके यहाँ तो ठंड पड़ती ही है ना? वहां तो ठंड होगी। चलो, तो वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। वेक्टर्स में लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट सीखा था सर। और साथ ही साथ हमने क्या सीखा था, और थोड़ा अगर याद करो अपने दिमाग से, तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था क्या? हाँ जी सर, सीखा था। ठीक है। तो आज है वेक्टर का लेक्चर थर्ड, जहां हम जहां हम बात करेंगे सर, किस चीज की? हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था इससे प्रीवियसली। और हम एक क्वेश्चन किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन किया था। और कैसे हम कंपोनेंट्स निकालते हैं, मैंने डिस्कस किया था। ये अच्छा क्वेश्चन था सर, है ना? काफी अच्छा। ठीक है। ये सब हमने बातें डिस्कस कर ली थी प्रीवियस क्लासेस में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर लैम्डा पॉजिटिव होता है तो पैरेलल होता है वेक्टर के। किसी भी एक वेक्टर से मैं किसी लैम्डा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक दूसरा वेक्टर मुझे मिल जाएगा जो कि उसी के पैरेलल होगा सर। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मुझे उस वेक्टर के एंटी पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। हाँ जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन रिपीट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बोला गया था बेटा कि आपको, बोला गया था कि इसमें वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड गिवन है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार रीड करोगे तो ए के बराबर मैग्नीट्यूड है और बी के जो डायरेक्शन है वही वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शुड बी बराबर टू ए वेक्टर का। तो हमने सब कुछ करके सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था फाइनली। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर चार था। फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे सर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो लेट्स, टाइटल डालो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। सबसे पहली बात तो हम सेम काइंड ऑफ वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ, मेरा पेन कहाँ चला गया? एक मिनट। हाँ, सेम काइंड ऑफ वेक्टर को ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। ऐसे नहीं कि आप फोर्स वेक्टर को ऐड कर रहे हो मोमेंटम वेक्टर के साथ में, ये पाप नहीं कर सकते, है ना? फोर्स वेक्टर को हम फोर्स वेक्टर के साथ में ही ऐड करेंगे। ठीक है सर। तो कोई एक वेक्टर है, उसको हम बी वेक्टर के साथ ऐड कर दिए तो कोई सी वेक्टर आ जाएगा सर। जैसे हम पढ़ते थे 2 मीटर प्लस 2 मीटर 5 4 मीटर होता था, वैसे यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ नया वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं, है ना? नया टाइप का एडिशन पढ़ने वाले हैं जिसे हम वेक्टर एडिशन कहते हैं, जिसमें हम डायरेक्शन का काफी ध्यान रखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, कितने टाइप के वेक्टर एडिशन होते हैं पहले देख लो। ग्राफिकली देखा जाए तो हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है सर। दूसरा होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ही ज्यादा काम आता है और पैरेललोग्राम ही ज्यादा काम आता है, और देखा जाए तो ट्राइंगल लॉ ज्यादा काम आता है। ठीक, ठीक है सर। एनालिटिकल इन टर्म्स ऑफ आई जे के सब बता दिया जाएगा। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है वो बता दिया जाएगा आपको। चलो, तो ये सारी बातें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सब लोग हेडिंग डाल लेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ, नाम ही ट्राइंगल लॉ है तो सबको समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल बनेगा सर, है ना? अब ट्राइंगल कैसे बनेगा वो बताता हूँ मैं। लेट सपोज सर,
let's suppose we have a vector छोड़ो, हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है सर, ठीक है। अब सर ए वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में टेंडेड है। अब हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब सर इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे सर? 2 मीटर प्लस 2 मीटर जोड़ लिए, 2 किलो प्लस 2 किलो जोड़ लिया, लेकिन वहां तो कोई दिशा वाली बात ही नहीं थी, डायरेक्शन को कंसिडर करते ही नहीं थे। यहाँ पर सर डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर, जब भी आपको कोई ऐसा कंडीशन दिखे जहां पास दो वेक्टर ऐसे आपको दिख रहे हैं कि जुड़ते हुए दिख रहे हैं, मान लो ना, ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा हुआ है, तो हम दोनों का सम करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पहला चीज क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अरेंज ऐसा करना है अपने को, अरेंज ए वेक्टर सच एंड बी वेक्टर सच दैट कि बी वेक्टर जो है, अगर मैं ए प्लस बी वेक्टर निकालना चाह रहा हूं सर, अगर मैं ए प्लस बी वेक्टर करके सी वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ, आई एम इंटरेस्टेड फॉर सी वेक्टर, दोनों का सम जो देने वाला है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को कुछ ऐसे अरेंज करना है सच दैट ए एंड बी सच दैट कि ए के हेड के साथ में, ए के हेड के साथ में बी का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए सर। ए के हेड के साथ में बी का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। दैट टेल ऑफ बी शुड बी कनेक्टेड टू हेड ऑफ ए वेक्टर। हाँ जी सर, ऐसे आपको अरेंज करना है। अब अरेंज तो हमने आपको करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब करना क्या है, अब जो सी वेक्टर आने वाला है, जिसे हम फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं, दोनों का सम जो रिप्रेजेंट करने वाला है, वो वेक्टर कैसा होता है सर? वो वेक्टर ए वेक्टर जो इनिशियल वेक्टर है उसके टेल से पकड़ना है अपने को, उसके टेल से पकड़ना है, और जो हमारा फाइनल वेक्टर था बी वेक्टर का हेड, उससे जोड़ते हुए एक नया वेक्टर बनाना है हमको। ये रहा सर नया वेक्टर। दिस रेड वेक्टर इज नोन एज, लाल वाला जो पेन दिख रहा है, दिस इज सी वेक्टर। आया बात समझ में? दिस विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ ए एंड बी। सर फिर से रिपीट कर देता हूं, ए और बी वेक्टर को हम ऐड करना चाह रहे हैं सर विद ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी सर। तो ए और बी को आपको बेटा ऐसे अरेंज करना है कि बी का टेल को जोड़ना है ए के हेड के साथ में, जोड़ दिया सर, जोड़ दिया। अब आपको फाइनली जो सी वेक्टर चाहिए, जो दोनों का सम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा आपको, वो वेक्टर कुछ कैसा होगा सर? वो वेक्टर ड्रॉ करना है ए वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर जो कि बी वेक्टर है यहाँ पास, उसके हेड तक एक वेक्टर नया ड्रॉ कर देंगे। सो दैट वेक्टर विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो ए वेक्टर की लंबाई मान लो 5 मीटर मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर की लंबाई मान लो 4 मीटर मैग्नीट्यूड है। 5 + 4 सिंपल मैथ्स में 9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे तो 9 मीटर नहीं आएगा। तो ये जो लेंथ आपको देखने मिल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है? और वो वेक्टर जो फाइनल वेक्टर होने वाला है उसकी दिशा किस तरफ है? इस तरफ है जहां आपको दिख रही है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में बेटा? आ रही बात समझ में? मैं लिखवा दूंगा इसको, पॉइंट्स में लिखवाता हूँ, है ना। आपको पहले समझ में आई कि नहीं बता दो। समझ में आई कि नहीं? मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। देखो, रिएक्शन रिएक्शन नहीं करना है बेटा, यहाँ ध्यान दो पढ़ाई में, है ना। लिखो सर, सबसे पहले से लिखो, अरेंज ए एंड बी सच दैट, अरेंज ए एंड बी सच दैट, आपको अरेंज करना है, अरेंज ए एंड बी वेक्टर सच दैट बी टेल is connected or attached to A's head, and the resultant vector will be drawn from A's tail to B's
हेड। ठीक है सर, ये हो गया अपना ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम करेंगे सर, ये अभी सिर्फ हमने अरेंजमेंट किया है। क्या आपको समझ में आ रही मेरी बात? दैट सी वेक्टर विल गिव यू द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। ठीक है सर, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमने ट्रायंगल बना लिया सर। नेक्स्ट चले, सबका भी डेरिवेशन करेंगे, सबर रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सर, नाम पे छुपा हुआ है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम मतलब होता है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सभी को पता होना चाहिए, मतलब पैरेललोग्राम बना होना चाहिए। अब सर मान लो हमारे पास कोई ए वेक्टर फिर से आ गया। अब सर कोई दूसरा बी वेक्टर कुछ ऐसा है, बोल रहा है आपको ए प्लस बी वेक्टर का सम बताओ सर कितना होगा, दोनों को जोड़ के बताओ। तो हम कैसे निकालते हैं सर? हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने जैसे ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बनाया था ना बेटा, अब पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनाएंगे। और सारे बच्चों को पता है कि मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? बी वेक्टर को उठा के यहाँ ले आओ तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? नहीं सर। अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं किसी वेक्टर को तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ये मेरे बच्चों को अच्छे से पता है, मैंने ऑपरेशन सिखाया हुआ आपको। हाँ जी सर। और इसी ए वेक्टर को मैं ऊपर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत है क्या? ए वेक्टर पहले भी ईस्ट की तरफ टेंडेड था, अभी भी ईस्ट की तरफ है। बी वेक्टर जिस तरफ डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन पे है, तो वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ सर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। तो हमने क्या किया, यहाँ पास एक पैरेललोग्राम बना लिया सर। हाँ जी सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अरेंज कुछ ऐसा करना है, अरेंज ए एंड बी सच दैट, दिख रहा कैसे अरेंज किया मैंने? एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाए। अब पैरेललोग्राम फॉर्म तो कर लिए सर, हमको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सर। पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल होते हैं सर, एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होता है। ठीक है सर, कौन सा डायगोनल लूंगा? सुनना, सुनना सर। ऐसा वेक्टर आर वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर या फिर सी वेक्टर जो होगा, वो क्या होगा, कॉमन टेल से कॉमन हेड की ओर जुड़ा हुआ होना चाहिए। कॉमन टेल लिख रहा है कि यहाँ पर आपको बेटा, दिस इज कॉमन टेल, दिस इज कॉमन हेड। जहां दो टेल और दो हेड मिलते हों तो कॉमन टेल से अपने को एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और जो जाके खत्म होना चाहिए कहाँ पर, कॉमन हेड पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये जो आपने नया वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, अगर आप स्केल से नाप वाप के बनाओगे जैसे भी, तो ये जो सी वेक्टर आएगा ये बेसिकली आपको क्या देने वाला है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम रिप्रेजेंट करने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सभी को आ रही है क्या? आ रही है सर, है ना, आ रही है। तो फिर से बता देता हूँ, ए एंड बी को सच दैट ऐसे अरेंज करना है कि वी फॉर्म अ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात है नहीं। पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया, मेक अ पैरेललोग्राम यूजिंग ए एंड बी। मैं लिखवा देता हूँ, मेक अ पैरेललोग्राम, मेक अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यूजिंग ए एंड बी, ए और बी को यूज करते हुए पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। फिर देन द डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल टू कॉमन हेड, आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है। वो जो वेक्टर होगा वही क्या आपका होगा सर, सी वेक्टर होगा, विच विल रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का सम। क्लियर है सर? सिंपल भाषा में एकदम सिंपल स्वीट रखा गया है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इसे मैं थीटा बोल सकता हूँ क्या सर? कॉमन टेल से जुड़ा हुआ थीटा बोलता था, मैं बताया था, एंगल उसी को बोलते थे। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका
पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हमने सीख लिया, अब हम थोड़ा मैथ्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। ये अब चलते हैं मैथ्स में एंट्री करते हैं। इसको हम डेरिवेशन कह सकते हैं या फिर एनालिटिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। मैं बता चुका हूँ। सब्ट्रैक्शन पाएंगे। अगर यही लगे हाथ में आपको पॉलीगॉन वेक्टर एडिशन बता दूं, तो मेरे बच्चों को ना एक चीज पता है। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, ये बी वेक्टर ऐसा है, ठीक है। यहाँ कोई और सी वेक्टर है, यहाँ कोई डी वेक्टर है, यहाँ कोई एफ वेक्टर है, ठीक है। तो आप लोग को पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? जब मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं, पॉली मतलब मेनी, है ना। तो क्या सिंपल सी बात है, ए और बी को ऐड करूंगा तो आई विल गेट अ वेक्टर, लेट्स सपोज R1 वेक्टर विच विल रिप्रेजेंट दिस। फिर से क्या करूंगा, ऐड करूंगा इसको और इसको, एक नया वेक्टर मिलेगा R2 वेक्टर। हाँ जी सर। फिर इसको और इसको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, अगेन R3 वेक्टर। ऐसे करते करते ऐड करते जाऊंगा, इसे कहते हैं हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आपको मैं समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि फिर से बताऊं? ये होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब आप नंबर ऑफ टाइम्स ट्राइंगल लॉ को परफॉर्म करते हो और कुछ भी नहीं करते हो, नया चीज कुछ है नहीं। ठीक है सर। ठीक है जी। ये हो गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। पढ़ तो बहुत लिया, अब यूज भी तो करने आना चाहिए ना। चलो, अब मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ। इसी को एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कह लेते हैं, या इसी को हम डेरिवेशन भी कह लेते हैं सर, है ना, यही से बनाते हैं। तो देखो सर, ये ए वेक्टर था हमारे पास और ये बी वेक्टर था पहले, सभी को पता है क्या? जैसे यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर लिया सर, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया। सभी को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है सर। दिस इज थीटा, आपको अच्छे दिख रहा होगा। सिर्फ थीटा को देखो, ज्यादा कुछ मत देखो, ठीक है। अब सर, ए वेक्टर जो है, ये कलर आपको दिख रहा है क्या बेटा सभी को? ध्यान से देख लेना, है ना। या फिर मैं लाइन ग्रीन यूज कर लेता हूँ। ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आई कैन राइट ए सिंपली। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आई कैन राइट बी। दोनों का मतलब क्या है सर? दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ जी सर। कितनी लंबाई है ना। तो ये जो है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये लंबाई है सर, है ना, सिर्फ लंबाई है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। अब सर ये अगर थीटा है पूरा, ये अगर थीटा है, जिस एंगल पे बी पहले था हमारे पास विद दिस रेफरेंस पॉइंट, जैसे हमने इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा, तो पैरेलल शिफ्ट किया हूं तो बेटा कोई थीटा एंगल में कोई फर्क आएगा क्या? जितना एंगल ये पहले बना रहा था, अब पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो थीटा एंगल फिर से बनाएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा सर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैंने कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अच्छे से सिखाया हुआ है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लास में ध्यान रहता है तो। ये देखो, ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो सर, ये बी वेक्टर है, मतलब बी का लेंथ है, सिर्फ बी लिखा हुआ मतलब वेक्टर नहीं, बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये अगर थीटा है तो मेरे समझदार बच्चों को पता है ये कितना होगा, बी cos थीटा होगा। ये कितना होगा सर? बी sin थीटा। कितने बच्चों को ये समझ में आता है सर? क्या मैंने सही लिखा है क्या, पहले ये बताओ सर। क्या मैंने सही लिखा है? कंपोनेंट लिखना सिखा चुका हूँ क्या? सिखा चुका हूँ। तो ये लंबाई कितनी आपको दिख रही है सर? बी cos थीटा होगी। ये लंबाई कितनी होगी सर? बी sin थीटा होगी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। ये एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये देखो छोटा ट्रायंगल, यहां से मैं इसको लेके आया हूँ ये वाले को, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप थोड़ा नजर घुमाइए और इसको ध्यान से देखिए।
इस बड़े ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। बड़ा ट्राइंगल बोले तो ये आर वेक्टर को देखिए और इसको देखिए, इस पूरे लेंथ को देखिए सर। तो क्या आई कैन राइट दिस एज ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वेक्टर में लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। कैन आई राइट दिस एज बी साइन थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये अल्फा है, अल्फा इज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब विच विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स। वो जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, वो अल्फा एंगल बना रहा है विद द ए वेक्टर। अल्फा इज द रिजल्टेंट वेक्टर मेकिंग एंगल विद द ए वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। बोथ द एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है सर, ये दिख रहा है सबको? तो बड़ा ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे अगर, तो मुझे सर सिंपल सिंपल भाषा में ना पाइथागोरस थ्योरम लगाने आता है सर। सभी को आता है क्या बेटा? सभी को आता है क्या? इस बड़े ट्रायंगल अगर आपको दिखाऊं तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। लगा दो यार, लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर था और साइन थीटा बी का होल स्क्वायर था, रूट ओवर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? देख लो अच्छे से, आराम से देखो, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको देखूंगा ये वाले टर्म को, आपको आपने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ा है अगर, तो आइडेंटिटी पढ़ाया हुआ था मैंने आपको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो जैसे यहाँ से बी कॉमन निकालूंगा तो ये कितना बन जाएगा सर? ये दोनों मिलके 1 बन जाएंगे। अरे बोलो बेटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? ये 1 बन गया सर। बचा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का सम चाहिए, मतलब हमने को ए प्लस बी का सम करना है। तो अब नया फॉर्मूला निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जैसे हम इससे पहले सिंपल अलजेब्रा पढ़ते थे, 2 + 3 5 होता था। अब वो चीज यहाँ वैलिड नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ वेक्टर्स। वेक्टर्स हैव दिस रूल where we will use this formula to find out the sum of two vectors. Clear है सभी को? A square plus B square plus 2ab cos theta. Theta is the angle between both the vectors. सब चीज क्लियर होना चाहिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। कैसे निकाला डेरिवेशन समझ में आया क्या? बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है बेटा, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है। अब ना कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि अल्फा की वैल्यू निकाल के बताओ। तो अल्फा कैसे निकालेंगे यार? अल्फा को निकालना बड़ी बात है क्या? टेन अल्फा लिखना है मुझे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है सर? बी साइन थीटा अपॉन बेस कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यही चीज लिखा हुआ है। मैंने कैपिटल ए लिया है, इसमें स्मॉल ए लिया है। अल्फा निकालना आ जाएगा बेटा सभी को? समझ में आ रही मेरी बातें? अरे बोलो, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलो अगर आ गई तो क्या बात है फिर। ठीक है, नोट कर लिए क्या? नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलूंगा फिर। सभी बच्चे नोट कर लिए क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं? चलो, अब इसमें ना स्पेशल केसेस पढ़ते हैं हम। ये फॉर्मूला याद करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला से आप पूरे फिजिक्स में 11वीं 12वीं में
जहां भी आपको वेक्टर सम निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो बोले वेक्टर का सम करके बताओ तो प्लीज ये फॉर्मूला मत भूल जाना। ठीक है, अब सम स्पेशल केसेस है ना, सम स्पेशल केसेस देखते हैं। जब बेटा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, सर के ऊपर स्क्वायर ही रहेगा क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके, कहीं मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या कुछ? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। स्क्वायर नहीं रहेगा ना, स्क्वायर तो रूट पे भेज दिया ना, स्क्वायर क्यों रहेगा फिर से दोबारा? अच्छा अच्छा, हो जाता है कभी कभी गलती से मिस्टेक। स्क्वायर नहीं आएगा ना यहाँ पास यार, सिंपल पाइथागोरस लगाओगे तो स्क्वायर क्यों आएगा, एक रूट तो मैंने भेज दिया है ना वापस। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। सही डाउट है। चलो, स्पेशल केस सर, हाँ। जब बेटा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, मतलब कि ए वेक्टर कुछ ऐसा है और बी वेक्टर भी क्या है सर, 0 डिग्री दिख रहा है क्या दोनों के बीच में? ठीक है, ऐसा कुछ केस हो जाए कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एंगल ही ना बने सर, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा इसमें, आप जैसे सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हो, सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हो तो सर एक बात बता दो। ये ले बेटा, ये कोई ए वेक्टर की लंबाई है, मैं खाली ए लिखा हूं, ये कोई बी वेक्टर का लंबाई बी है। क्या दोनों की लंबाई जोड़ूंगा तो मुझे फाइनली एक नया वेक्टर आर वेक्टर नहीं मिलेगा सर? आर वेक्टर की लंबाई नहीं मिलेगी, सिंपल अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो आपने सर हमको फॉर्मूला सिखाया है तो रखो ना सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है सर? 1 होता है। तो फाइनली कितना आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। ये किसके बराबर? आर के बराबर। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है फाइनली, जब आप देखोगे तो ए प्लस बी निकल के नहीं आ रही है क्या सर? तो जब भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो सिंपली दोनों वेक्टर का सम हम लेंथ को कर देते हैं, मतलब ए की लंबाई कितनी है, बी की लंबाई कितनी है, वो अपने को सिंपल सॉर्टेड दिख जाएगा सर कि क्या हो रहा है। तब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, सिर्फ दोनों को सिंपली सम करना है। 2 + 3 मीटर वाला केस आता है, 5 मीटर जो हम पढ़ते थे सिंपल अलजेब्रा, तो वो वाला केस आता है। ठीक है, कब? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, दैट मीन जब वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, इसे कहते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा समेशन मिलने वाला, इसे कहते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम रिजल्टेंट। ठीक है सर, ओके जी, क्लियर है। अब अब दूसरा केस नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए सर? मैं आगे चलूं? चलो, वेक्टर सीख जाएगा तो सब कुछ सीख जाएगा बच्चा, मेरा ये मानना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं फंसते ना फिर। अब थीटा की वैल्यू बेटा जब 180 डिग्री हो जाए, मतलब कि एक वेक्टर ऐसा कुछ रखा हुआ है कि लंबाई ऐसी है और एक बी वेक्टर रखा हुआ है, मतलब दोनों अगर एंटी पैरेलल रखे हुए हैं, तब क्या होगा बेटा? तब क्या हो जाएगा? ऐसे बोल सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे मान लेता हूँ, सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ अगर आपको, और तो क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ये ए और बी अगर दोनों रखे हुए हैं तो क्या दोनों को सम करना है तो क्या मिलेगा सर? यही तो सी वेक्टर है कि नहीं, बताओ तो, यही सी वेक्टर है कि नहीं सर? अरे जस्ट अ सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 180 डिग्री सॉल्व कर रहा हूँ ना यहाँ। ये कैसे कर दिया, ये तो प्रीवियस केस को ही सॉल्व कर दिया। अरे ऐसा होगा ना दोस्त, गड़बड़ हो गया, रुको। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या दोनों एंटी पैरेलल है? यस सर, एंटी पैरेलल है।
और दोनों 180 डिग्री है, तब जो मिलता है, ये जो मिल रहा है सर, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये आर है। ये गलती होगा थोड़ा सा ना, उस समय गलती हुआ। ए वेक्टर और बी वेक्टर जब ऐसा रखे होंगे 180 डिग्री, तब सर ये क्यों बना रहा हूँ चित्र, थोड़ा सा सबर करो, आपको अभी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला में रख के देखो बेटा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। एंड कॉस 180 डिग्री मेरे बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है सर -1। हाँ जी सर, होती है कि नहीं होती है -1 कॉस 180 की डिग्री? होती है सर। तो ये जो आर की वैल्यू आएगी, कितनी निकल के आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab निकल के आएगी। और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो निकल के आती है सर, वो निकल के आती है, आर की वैल्यू निकल के आती है a माइनस बी के बराबर। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, और इसे ही हम कहते हैं सर मिनिमम रिजल्टेंट। इसे हम कहते हैं मिनिमम रिजल्टेंट। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, ए और बी के बीच में माइनस होकर कितना मिल रहा है, ए ए और बी वेक्टर को माइनस करके क्या मिलता है, मिनिमम रिजल्टेंट मिलता है। समझ में आ रही है मेरी बात? सर ये वेक्टर आपने ड्रॉ कैसे कर दिया? अरे दोस्त, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, तो ऐसे अरेंजमेंट करना होता है। सी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर, मतलब कि इनिशियल वेक्टर के टेल से शुरू होता है। हाँ जी सर, सही बोल रहे हो। और बी वेक्टर के हेड पे जाके खत्म होना चाहिए, क्या मिलता है उससे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये होता है मिनिमम रिजल्टेंट वाला केस। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है सर? मैक्सिमम बोलूंगा तो ए प्लस बी, मिनिमम बोलूंगा तो ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, चलो। अब ना कुछ स्पेशल केस होता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं या तो परपेंडिकुलर, जब थीटा की वैल्यू सर हो जाए 90 डिग्री। इसे ऑल्सो कहते हैं ऑर्थोगोनल होना। जब वेक्टर 90 डिग्री पे हो जाए, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? तब क्या होगा सर, ए वेक्टर से आप ड्रॉ करोगे बी वेक्टर की ओर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन सर वो जो केस आपने पढ़ाया है, हम सम कैसे निकालेंगे? हम सम निकालते थे वही सेम फॉर्मूला, मैंने बोला जिंदगी भर नहीं भूलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सर पिछले वाले में रिजल्टेंट टेल से शुरू होगा। अच्छा, आता हूं, 2ab cos 90 डिग्री। एंड cos 90 डिग्री होता है बेटा कितना, cos 90 होता है 0। तो फाइनल निकल के कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos 90 0 होता है ना? हाँ, ठीक है, ये होता है क्या, ये हो गया। अब सर क्या मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? ये कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? कहीं तो देखा देखा लग रहा है सर। इसे तो हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो एक्चुअली वेक्टर एडिशन पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है कब, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, हाँ या ना सर? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो वेक्टर एडिशन बदल जाता है पाइथागोरस थ्योरम में। ए स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है, नोट कर लो सर, नोट कर लो, नोट कर लो। नहीं नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो गलत है। टेल से शुरू कैसे होगी, सही बनाया मैंने, ठीक है। वो जो डायरेक्शन है, ये सही बनाया मैंने, ये सही बना हुआ है, ठीक है। अरे दोस्त, तुम भूल जाते हो क्या ऐसे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर से शुरू होता है और बी वेक्टर पे खत्म होता है, तो ए वेक्टर से शुरू हुआ, बी वेक्टर पे खत्म हुआ, ठीक है। आ रही बात समझ में? स्पेशल केस पढ़ लिया क्या? ऑर्थोगोनल बोलेगा तो आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करनी है। क्या बातें समझ में आ रही है बेटा? सभी को समझ में आ रही है क्या? चलो, अब मैं कुछ ना छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मान लो ये अपने को 4 मीटर लंबाई दिया हुआ है, ये 3 मीटर लंबाई गिवन है।
तो जब थीटा की वैल्यू, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि सम क्या होगा सर। दो वेक्टर है, 4 मीटर 3 मीटर की लंबाई है, उनकी मैग्नीट्यूड गिवन है। तो मेरे बच्चे समझदार है, उनको पता है सर, जब ऐसा होता है थीटा की वैल्यू 0 होती है, तब वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। कितना आ जाएगा सर, सिंपल सा सी वेक्टर 7 मीटर नहीं आ जाएगा सर। सिंपल सिंपल भाषा में अगर पूछा जाए, हाँ कि ना, हाँ कि ना सर, सिंपल। और अगर ये कोई एक 4 मीटर का वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है 3 मीटर का मैग्नीट्यूड से, है ना। अब बोल रहा है सर नया वेक्टर निकालो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो जब 180 डिग्री होती है तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है बेसिकली। तो कितना आएगा सर आंसर, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको कितना आंसर आएगा सर। उसका आंसर कितना आएगा बेटा, बोलेंगे 4 - 3 आएगा 1 मीटर। हाँ या ना सर, आ रही बात समझ में, कब, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है सर। हाँ जी सर, क्लियर है सभी को, समझ में आ रही मेरी बात। चलो, क्या बात है। तो एक चीज ना ऑब्जर्व करना, एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही नहीं दे दिया, आप ऑब्जर्व करना कि जब मैंने 4 और 3 मीटर लिया तो मैक्सिमम कितनी आई, 7 आई। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, पैरेलल थी। जब 4 और 3 को मैंने एंटी पैरेलल रख लिया तो कितनी वैल्यू आई, 1 मीटर आई। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब थीटा की वैल्यू सर, जब थीटा की वैल्यू सर मैं क्या कर दूं, इसी में मैं कर दूं सर, जब थीटा की वैल्यू यहाँ मिटा देता हूँ, दूसरा पेज में लिखा हुआ है क्योंकि, जब थीटा की वैल्यू मैं कर दूं 90 डिग्री, तब क्या आएगी सर, एनीवन। जब 4 मीटर और 3 मीटर को ऐसे कर दो, 90 डिग्री पे रख दो, तो ये आर वेक्टर जो आएगा कितना आएगा सर। तब क्या बन जाता है, ये बन जाता है पाइथागोरस थ्योरम वाला केस। तो ये बन जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ कि ना सर, सही बोल रहा हूँ ना। कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ कि ना, 5 आएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको, आ रही है समझ में चीजें। कैसे आर की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पास आ गई थी हमारे पास 7, कैसे मिनिमम वैल्यू आ गई थी 1। तो आर की जो रेंज आप देखने पा रहे हो, क्या वो, क्या वो दिख रहा है आपको, 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ए इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और 5 दोनों के बीच में आ रहा था। हाँ कि ना, समझ में आ रही कैसे होता है वेरिएशंस। ठीक है, चलो, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व, सभी को क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। सिखा दिया सर, सभी को मजा आ गया सीख के। वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन सीख ले, ट्रायंगल लॉ भी वैसे ही काम करता है। तो अब क्वेश्चन है सर, और सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक बच्चा बना रहा है। ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है। फोर्स बोल रहा हूँ तो सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको वेक्टर की तरह इसको ऐड करना होगा। ये दोनों 53 डिग्री पे रखा हुआ है, आपको नेट फोर्स निकालना है। एफ नेट कहने का मतलब क्या है सर, आपको रिजल्टेंट निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। कैसे निकालोगे सर, यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, आंसर मी इन द चैट बॉक्स।
सभी का आंसर आ गया है और बहुत लोग सही बोल रहे हैं। और ये कौन है जो 6 न्यूटन आंसर कर रहा है भाई? कौन है ये? मेरिटोरियस स्कूल जालंधर, 6 न्यूटन कैसे आएगा बेटा आंसर यार? क्या कर रहे हो आप लोग? इसका आंसर जिन्होंने √185 दिया है वो सही है। 6 न्यूटन कैसे आ जाएगा भाई? मतलब क्या कर रहे हो तुम? a² + b² + 2ab cos 53 लगाना था। इसका जिसका जिसका आंसर 185 रूट आ रहा है वो लोग सही है। वो लोग सही है सर, बढ़िया, वेरी गुड। और जिन्होंने मेरिटोरियस स्कूल वालों ने 6 न्यूटन आंसर दिया है, सॉरी, एक बार रीथिंक करो आंसर पे और सॉल्व करके लाओ। ठीक है, चलो। एक चीज आपको बता देता हूं मैं कि सर, ये अगर आपको एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सर, रुको जस्ट सेकंड। सर्दी हो गई है भाई, सर्दी। ये है 10 न्यूटन, ये भी है 10 न्यूटन। दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो निकाल लोगे सर एफ नेट? कैसे निकालोगे? निकाल लोगे क्या? कोई बड़ी बात है क्या एफ नेट निकालना? सभी लोग निकाल लेंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं सर। लेकिन मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो अलग चीज है। देखो, जैसे आपने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 5 न्यूटन + 10 न्यूटन जो आपने वेक्टर सब निकाला था, √185 आया था। अगर आपसे पूछूं कि एफ नेट का डायरेक्शन क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 53। बेटा कैसे कर रहे हो यार? मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूं ना इतने बार। cos 53 कितना होता है? cos 37 3/5। और cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्या आप लोग एफ नेट की वैल्यू निकाल सकते हो कि किस तरफ होगा? एक्चुअली वो दोनों के कहीं बीच में आएगा। बीच में मतलब एकदम बीच में से दिख नहीं आएगा, मतलब कि जब दोनों वेक्टर अनइक्वल है, कोई 5 का है कोई 10 का है, तो एफ नेट जो आएगा वो थोड़ा सा बड़े वेक्टर के करीब आएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बड़े वेक्टर के थोड़ा सा करीब आएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, मैंने आपको निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं मत पूछना सर। ठीक है, अब एक बात और है। अच्छा, मैंने आपको चीज बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में, सबको बताया था। अब ये दोनों फोर्सेस सेम है और 120 डिग्री है, तो आप लोग, बिल्कुल मुझे भरोसा है कि एफ नेट तो निकाल लोगे, कोई डाउट ही नहीं है सर मेरे को आपके ऊपर। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो एफ नेट आएगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, समझाना चाह रहा हूँ। जब भी दोनों फोर्सेस या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज किस तरफ होगा? दोनों के बीच में होगा सर। एफ नेट विल बी एकदम इक्वली होगा दोनों के बीच में, आधा इधर आधा इधर, मतलब यहां से 60 डिग्री पे होगा और यहां से भी 60 डिग्री पे होगा। कब? जब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स इज सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 53? 3/5। ठीक है, 4/5, सॉरी 4/5। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कैसे एफ नेट दोनों के बीच में आएगा। आ रही बात समझ की नहीं आ रही है सर? निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे सर? सही बोला था मैंने पहले, थोड़ा कर। ठीक है, एफ नेट निकाल लोगे सभी लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, निकाल लोगे क्या? चलो, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, आप लोग निकाल लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कैसे आएगा। अब एक क्वेश्चन लिखना सर, ये होमवर्क भी है और इसको ट्राई भी करके जाना सर, है ना? लिखो, लिखो, मतलब मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन देखो तो, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्लास में अभी। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेटर है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर शुरू कर देंगे एंड मल्टीप्लिकेशन भी फिनिश कर देंगे इसके बाद। थोड़ा थोड़ा बड़ा नहीं, काफी बड़ा चैप्टर एक्चुअली वेक्टर, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 क्लास में खत्म हो जाए। 4 से 5 क्लास तो लगेगा खत्म होने में। बेटा बन जाएगा वाला क्वेश्चन। डी ऑप्शन आ रहा है तो सही जवाब है आपका। डी ऑप्शन आ रहा है तो सही जवाब है। ठीक है, आसान क्वेश्चन लग रहा है इसलिए बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है। अभी जब धीरे धीरे टफ कर दूंगा तो फिर, चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा सर। डी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एमएसपी गर्ल्स राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसका क्या आंसर होगा सर? क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, सभी से बन रहा है क्या? बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ट्राई करके लाना है ना, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ अभी। ये देखो, ये देखो सर, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रीवियस वाले क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस करके आप लाना सर। ये क्वेश्चन में देखो, मैं आपको ना कुछ एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ जाते जाते, क्लास के एंड करते करते। हम ना इसमें पढ़ेंगे को प्लेनर वेक्टर्स पढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा शॉर्ट में। को प्लेनर और को लीनियर वेक्टर्स। को प्लेनर का मतलब होता है सर एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स लाइंग ऑन अ सेम प्लेन, वेक्टर लाइंग ऑन सेम प्लेन आर नोन एज को प्लेनर वेक्टर। और एक ही लाइन में आने वाले वेक्टर को हम कहते हैं कोलीनियर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स। ठीक है, तो एक लाइन में आने वाले वेक्टर कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, और एक ही प्लेन में आने वाले वेक्टर को कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ये क्वेश्चन कर लो। आंसर फिर भी नहीं बता रहा हूँ। ये हम अभी सम सब्ट्रैक्शन सीखे नहीं है। सब्ट्रैक्शन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट क्लास, एंड मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो क्रॉस प्रोडक्ट तक हम ट्राई करेंगे खत्म करने का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हुए वेक्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, सो वेक्टर खत्म हो जाएगा, फिर असली चालू होगा फिजिक्स। उसके बाद हम चालू एक्चुअली में अब एंटर कर जाएंगे हम फिजिक्स में। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। हमने आज वेक्टर एडिशन सीख लिया, वेक्टर ट्रायंगल एडिशन, पॉलीगॉन एडिशन, पैरेललोग्राम एडिशन, एडिशन एडिशन पूरा सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन खत्म करके मल्टीप्लिकेशन चालू कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास पे।